विलन। नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं। मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेट 10 में सबसे पहले नजर बड़े अपडेट्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर। तमिलनाडु के कन्याकुमारी की सार्वजनिक बैठक में जनता को करेंगे संबोधित। केरल के पथानमथिट्टा की रैली में होंगे शामिल। हैदराबाद में रोड शो का भी कार्यक्रम। एलपीजी के बाद सरकार ने राहत देते हुए पेट्रोल डीजल की दरों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती। आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए पेट्रोल डीजल के घटे दाम। ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू बने नए चुनाव आयुक्त। आज दोनों ने कार्यभार संभाला। लोकसभा चुनाव की तारीख भी जल्द हो सकती है घोषित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में विश्व आध्यात्मिक महोत्सव में होंगी शामिल। शनिवार 16 मार्च को उपराष्ट्रपति भी महोत्सव में ले सकते हैं हिस्सा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज से नागपुर में शुरू। 3 दिवसीय बैठक में सभी क्षेत्रों के संचालक का चुनाव संभव। सरकारवा का चुनाव भी होना तय। सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने में मदद पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में सुबह तकरीबन 11:15 बजे सार्वजनिक बैठक में जनता को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी केरल के पथानमथिट्टा पहुंचेंगे। पीएम मोदी यहां दोपहर 1:15 पर एक रैली में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के मलकाजगिरी पहुंचेंगे, जहां रोड शो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री का हैदराबाद में आज एक रोड शो करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुक्रवार की शाम यानी कि आज शाम मिर्जागुड़ा से शुरू होकर मलकाजगिरी तक जाने वाला है। ये कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी है। घटे हुए दाम देश भर में आज सुबह 6 बजे से लागू हो गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपये कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि करोड़ों भारतीयों के अपने परिवार का हित और सुविधा सदैव उनका लक्ष्य है। भारत में ईंधन की सप्लाई निरंतर बनी रहे, सस्ते दामों पर बनी रही और हमारे कदम निरंतर हरित ऊर्जा की ओर बढ़ते रहे। यानी भारत ने एनर्जी अवेलेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखा है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े नहीं बल्कि कम हुए हैं। ये वक्तव्य था केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। सरकार ने गुरुवार को नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली चयन समिति ने गुरुवार को इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने आज अपना कार्यभार भी संभाल लिया। हम आपको बता दें कि अनूप चंद्र पांडे के सेवानिवृत्त होने और अरुण गोयल के त्यागपत्र के बाद दोनों निर्वाचन आयुक्तों के पद रिक्त थे। ज्ञानेश कुमार मूलतः केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो सेवानिवृत्त होने से पहले केंद्र सरकार में सचिव थे। सुखबीर सिंह संधू मूलतः उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो हाल ही में उत्तराखंड में मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।
चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च 2024 को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से संबंधित डाटा मुहैया करवा दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर गुरुवार को डाटा अपलोड भी कर दिया गया। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दान देने वालों की सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही चुनाव आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी में बताया गया है कि इन बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी, कांग्रेस, अन्ना द्रमुक, बीआरएस, शिवसेना, तेदेपा, वाईएसआर कांग्रेस को धन मिला है। सूची में द्रमुक, जनता दल एस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, आप और समाजवादी पार्टी के भी नाम शामिल हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक देश एक चुनाव को लेकर उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 18,626 पेजों की इस रिपोर्ट के लिए 2 सितंबर 2023 को एक समिति का गठन किया गया था, जिसने 191 दिनों तक एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करने के बाद रिपोर्ट तैयार की और जमा करवा दी। प्रस्तावित रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए एकल यानी साझा मतदाता सूची तैयार करने की बात कही गई है। सभी सुझावों और दृष्टिकोण पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद समिति ने एक साथ चुनाव कराने के लिए 2 चरणीय दृष्टिकोण की सिफारिश की है। समाजसेवी सुधा मूर्ति ने गुरुवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले ली है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में उन्हें शपथ दिलवाई। इस अवसर पर सदन के नेता पीयूष गोयल भी उपस्थित रहे। इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष और बच्चों के लिए कई किताबें लिख चुकी सुधा मूर्ति को पिछले शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर नई दिल्ली पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने गुरुवार को उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री टोब्गे के साथ अपनी बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो भूटान के राजा और प्रधानमंत्री को अगले सप्ताह भूटान की यात्रा के लिए आमंत्रित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भूटान के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर गहन चर्चा हुई। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने वाले हैं। करीब 11:15 बजे ये बैठक होगी। इसके बाद वो राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही रेहड़ी पटरी वालों के ठेले और दुकान छोटी हों, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े होते हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। पीएम स्वनिधि योजना से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें उन्नति का आसमान खोलने की हैं। तस्वीरें स्ट्रीट वेंडर्स को मिल रही समृद्धि की हैं। 14 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के उस वर्ग से रूबरू हुए जिसको दशकों से अपने हिस्से का बदलाव चाहिए था, अपने हिस्से का आसमान चाहिए था। पिछले कई साल इस वर्ग के लोगों के लिए बदलाव लेकर आए हैं और ये बदलाव आया पीएम स्वनिधि योजना के जरिए। पहले की सरकार ने आपकी यह समस्याएं न सुनी, न समझी, न समस्या का समाधान करने के लिए
कभी कोई कदम उठाया। आपका ये सेवक गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा है। मैं गरीबी को जी करके आया हूं और इसलिए जिसको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी ने पूछा भी है और मोदी ने पूजा भी है। पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक देश में 62 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को 11,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 82 लाख से अधिक ऋण वितरित किए गए हैं। अकेले दिल्ली में करीब 2 लाख ऋण वितरित किए गए हैं, जिनकी राशि 232 करोड़ रुपए है। पीएम स्वनिधि इसके तहत पहली बार जब आप लोन लेने जाते हैं तो 10,000 रुपया देते हैं। अगर आप उसको समय पर चुकाते हैं तो बैंक खुद आपको 20,000 की ऑफर करता है और ये पैसा भी समय पर चुकाने पर और डिजिटल लेन देन करने पर 50,000 रुपये तक की मदद बैंकों से सुनिश्चित हो जाती है। और आज आपने यहां देखा कुछ लोग वो थे जिनको 50,000 वाली किस्त मिली है। यानी छोटे कारोबार को विस्तार देने में पीएम स्वनिधि योजना से बहुत बड़ी मदद मिली। अभी तक देश के 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनों के हाथ में ये मोदी का उन पर भरोसा है कि 11,000 करोड़ रुपए उनके हाथ में दिए हैं। और अब तक का मेरा अनुभव है समय पर पैसे वो लौटाते हैं। और मुझे खुशी है कि पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों में आधे से अधिक हमारी माताएं बहनें हैं। पीएम स्वनिधि योजना ने वंचित वर्गों के कल्याण में अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 4 के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर्स की भी आधारशिला रखी। आज यहां दिल्ली मेट्रो के लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक और इंद्रप्रस्थ से इंद्रलोक मेट्रो प्रोजेक्ट का भी उसके विस्तार का शिलान्यास हुआ है। ये दिल्ली के लोगों के लिए डबल तोहफे की तवारीख है। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में 3 दिवसीय मॉरिशस की यात्रा की। क्या कुछ खास रहा इस यात्रा के दौरान, आइए नजर डालते हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगी। इस 4 दिवसीय आध्यात्मिकता शिखर सम्मेलन का विषय है आंतरिक शांति से विश्व शांति। हैदराबाद के कान्हा शांति वनम में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार 16 मार्च को शिखर सम्मेलन की शोभा बढ़ाने वाले हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य अंतर धार्मिक संवाद लाना है और सभी को दैनिक जीवन में आध्यात्मिकता से जोड़ना है। वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव के समापन सत्र में दुनिया भर से 75,000 प्रतिनिधि विभिन्न देशों के आध्यात्मिक गुरु भाग लेने वाले हैं। The news doesn't tell you when it's there. It only tells you when it's lost. Though rarely acknowledged by those who enjoy it, those who don't have it are the ones who know the cost. It often seems impossible, unachievable, far away, not near. In fact, the opposite is true. It is right now. It is right here. You spell it P-E-A-C-E, but you are wrong. It doesn't begin with a P. Peace begins with you. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा की बैठक आज से नागपुर में शुरू हो गई। बैठक का शुभारंभ आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोल ने सुबह 9 बजे भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करके किया। 3 दिवसीय बैठक के पहले दिन सभी क्षेत्रों के संघ चालकों का भी चुनाव होगा। फिर दूसरे या फिर तीसरे दिन सरकार्यवाह का चुनाव होने वाला है। संघ में हर 3 वर्षों पर सरकार्यवाह का चुनाव होता है। 3 दिनों की बैठक में सीए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने में संघ एवं समवैचारिक संगठनों के कार्यकर्ता कैसे मदद कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। एनपीसीआई ने पेटीएम को एसबीआई सहित 4 बैंकों के माध्यम से यूपीआई संचालन जारी रखने की अनुमति प्रदान कर दी है। पेटीएम उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित करते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कंपनी को 4 बैंकों एसबीआई, एक्सिस, एचएफडीसी और यस बैंक के माध्यम से यूपीआई लेन देन जारी रखने को अनुमति प्रदान कर दी। यह निर्णय रिजर्व बैंक की 15 मार्च की समय सीमा से 1 दिन पहले आया है, जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते में जमा क्रेडिट लेन देन या टॉपअप स्वीकार करने से रोक दिया था। पेटीएम ब्रांड की मालिक 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के पास पीपीबीएल में 49% हिस्सेदारी है। और बात ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप की। भारत के लक्ष्य सेन विश्व नंबर 1 खिलाड़ी एंटोन सेन को हराकर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। विश्व नंबर 18 लक्ष्य सेन, जो 2022 संस्करण में उपविजेता रहे थे, दूसरा गेम हारने के बाद निर्णायक गेम में 2-8 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए एंटोन सेन पर 24-22, 11-21 और 21-14 से जीत हासिल करने में कामयाब रहे। लेकिन लगातार गलती करने वाली पीवी सिंधु गुरुवार को दूसरे दौर में हारकर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप से बाहर हो गई। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु अच्छी लय में दिखाई दे रही थी। उन्होंने दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी कोरिया की एन से यंग के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, लेकिन अपनी गलतियों पर अंकुश लगाने में विफल रहीं और 19-21, 11-21 से मैच हार गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के उत्साह को उजागर करते हुए एक वीडियो साझा किया है।
पर बच्ची नहीं हूँ पर कच्ची नहीं। मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की बारी यही। भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही। बचपन से अब तक मेरी माटी ने पुकारा, तुझको है मेरे देश ने पुकारा। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। मुझको है मेरे देश ने पुकारा, अब चल पड़े हैं हम सबके कदम। बदलने भाग्य देश का निकल पड़े हैं हम पहली बार वोट देने वाले हैं। मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरा पहला वोट देश के लिए। मेरे पहले वोट देश के लिए। आइए सब मिलकर इस कैंपेन का हिस्सा बनें। जय हिंद। होली के त्यौहार को भले ही कुछ रोज बाकी हैं, लेकिन मथुरा वृंदावन में फाग खेलना शुरू हो गया है। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं रमनरेती आश्रम में भक्तों के द्वारा ठाकुर जी संग फूलों की होली खेलने, गुलाल उड़ाने के साथ साथ लोक गीतों पर जमकर नृत्य करने के दृश्यों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।